सुधांशु जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। आज जो परिस्थिति दिख रही है उसको भारत कैसे देखे? प्रधानमंत्री जो संदेश दे रहे हैं उसमें ये तो है ही कि मुश्किल बड़ी है। अब सवाल यह है कि अमेरिका की तो ना इजराइल सुनने को तैयार है ना ईरान। अब ऐसी स्थिति में ये युद्ध रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। मोहम्मद बागेर को बनाया, ईरानी राजदूत को निकालेगा लेबनान। देखिए ये खबर भी आ रही है। अब लेबनान भी जिस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है, ईरानी राजदूत को वो निकाल रहे हैं। रविवार तक देश छोड़ने को कह दिया है ईरानी राजदूत को। यानी वही लेबनान जो एक वक्त पर शय देता है, जगह देता है हिजबुल्लाह जैसे संगठन को, वही अब ईरान के राजदूत को बाहर जाने के लिए कह रहा है। न्यायपूर्ण और जरूरी कदम है ये। इजरायली विदेश मंत्री इसका स्वागत कर रहे हैं। ईरानी राजदूत को निकालेगा लेबनान। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं सुधांशु जी। ये क्या संकेत है? ये तमाम देश भी, इधर सऊदी अरब, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब और यूएई ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं, और लेबनान कह रहा है कि भाई राजदूत ले जाओ अपना, जो तबाही मचाई है नेतन्याहू ने वहां। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया है, उन्होंने बहुत स्पष्ट, गहराई और गंभीरता से कहा है कि आने वाले समय में यह चुनौती और बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए उन्होंने कोविड का उदाहरण भी दिया कि कोविड में जो कुछ घटित हो रहा था, हम सिर्फ अपना सुरक्षा बचाव कर सकते थे और अपनी आंतरिक व्यवस्था को अधिकाधिक मजबूत कर सकते थे। आज भी हमारे साथ स्थिति यही है। परंतु अभी जो आपने घटनाक्रम बताया, मैं इस पे सिर्फ दो बिंदु कहना चाहूंगा। ये बताइए, आज ट्रंप ने जो बयान दिया, अब ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी ईरान से बात हुई, ईरान कहता कोई बात ही नहीं हुई। अब ये भी नहीं पता है कि अमेरिका नहीं बता रहा है कि ईरान में किससे बात हुई, और ट्रंप की बात का जो खंडन ईरान से हो रहा है वो कौन कर रहा है ये भी नहीं पता है। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं लाखों दर्शकों के सामने एक सवाल, अंजना जी, यही हमारा विपक्ष था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पे बोला था और हमारी सरकार ने कहा था किसी से बात नहीं हुई, तो ये लोग कितने प्रश्न पूछते थे। आज ईरान कह रहा बात नहीं, तो ईरान की बात तो भरोसा है, भारत की बात पे भरोसा नहीं है। यह दर्शाता है कि भारतीय हितों और भारतीय व्यवस्था के प्रति क्या। दूसरा पॉइंट, अभी लेबनान का जो आपने उदाहरण दिया, आप ही के चैनल पे मात्र कुछ दिन पहले बात करते हुए जब मैंने कहा था ये इस्लामिक देशों का आपसी द्वंद्व है, तो आपके चैनल पर बैठे हुए विशेषज्ञों ने कहा नहीं 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 नहीं, इसका अमेरिका इजराइल से मतलब। आज जो अभी आप बोल रही हैं कि सऊदी अरब ये प्लान कर रहा है, लेबनान ईरान के राजदूत को बाहर भेजने की बात कर रहा है, अब इसमें क्या बचा है? तीसरा बिंदु, अगर सऊदी अरब की आपने बात कही तो एक और नया एंगल आ जाता है। मात्र कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस ट्रीटी की है, यानी अगर किसी एक देश पे अटैक होगा तो दूसरा देश अपनी सेना भेजेगा। तो अब मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने होगी कि अगर सऊदी अरब इस जंग में कूदता है तो क्या पाकिस्तान ईरान पर अटैक करेगा सऊदी अरब के साथ, और यदि नहीं करेगा तो उसकी उस डील का भरता नहीं बन जाएगा क्या? इसलिए मेरा मानना है कि ये स्थितियां बहुत विचित्र हैं, बहुत गंभीर हैं। और एक और बात कहनी पड़ेगी कि ईरान ने भी यह दिखा दिया है कि वो अमेरिका जैसे देश के साथ भी युद्ध कर सकता है, और इसीलिए यह भी समझना चाहिए, रशिया और यूक्रेन में भी इतने दिन तक रशिया युद्ध से लड़ा हुआ है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में लिमिटेड ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया था, उसके बाद जो लोग भाषण दे रहे थे, मैं पुनः कहना चाहता हूं देश को एक बार फिर इनकी नियत समझनी चाहिए कि ये देश के अंदर अव्यवस्था, अराजकता उत्पन्न करने में अधिक इंटरेस्टेड थे, बजाय इसके कि अपना ऑब्जेक्टिव अटेन करो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। सैयद अब्बास जाफरी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। आज जो स्थिति है, लगातार ईरान भी बमबारी कर रहा है, लेकिन क्या ये ईरान के लिए चिंता की बात नहीं है? अगर लेबनान कहता है कि ईरानी राजदूत को नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भाई जाइए। अगर सऊदी अरब और यूएई इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान से भिड़ने के लिए तैयार हो गए, ये चिंता की बात नहीं है? सैयद अब्बास जाफरी, आवाज आ रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। बोले बोले। जी आवाज आ रही है जी बोले। शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए। जी कोई चिंता की बात नहीं है। गल्फ स्टेट्स दो किस्म की हैं, एक अमेरिकन और इजरायली गुलाम है, और एक वो हैं जो रेजिस्टेंस करना चाहती हैं इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का। लेबनान में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अमेरिकन और इजरायली लॉबी
की गवर्नमेंट है और उसके अंदर 33% पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट के अभी फैसले हैं इतनी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बाद, मैं आपसे अंजना जी एक रिपोर्टर होने के नाते ये कम से कम एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि जब इजराइल के वॉर क्राइम्स आप गिनाते हैं तो उसके अंदर साथ में आप ये भी कहें कि वो वॉर क्राइम्स हैं। जैसे उन्होंने ब्रिजेस तोड़ दिए जो तमाम इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से वॉर क्राइम्स हैं, और लेबनान में जो कंटिन्यूअस जुल्म किया जा रहा है वो वॉर क्राइम्स है तमाम इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। लेकिन ईरान के लिए आप कह रहे हैं कि वो अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव को निकाल रहे हैं तो ईरान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो वॉर की सिचुएशन इस वक्त पूरी खाड़ी में है, अमेरिका फंस गया है और अमेरिका बहुत इस वक्त वीकनेस का शिकार है। हाँ। तो ये फड़फड़ा रहे हैं, बाकी इनके अंदर कोई दम है नहीं। जेरार्ड इनका ग्रीस पहुंच गया है, अब्राहम लिंकन 1700 किलोमीटर दूर है, इराक से इनकी फौज कल 24 घंटे की इन्होंने भीख मांग के सीज फायर मांगा और 24 घंटे के अंदर इनके तमाम सोल्जर्स जो हैं इराक से भाग गए हैं। तो अमेरिका की हालत इस वक्त जंग में बहुत वीकनेस की है और ईरान के लिए क्लियर है कि दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक, वॉर शुड नॉट स्टॉप बट द वॉर शुड एंड। अमेरिका को ऐसी पोजीशन में पहुंचा दें कि आइंदा उनका कभी ख्याल भी ना हो कि वो ईरान पर हमला कर सके। ठीक है, अब एक बार प्रमित इसका जवाब दें, फिर अगला सवाल आपसे करूंगी कि युद्ध क्यों नहीं खत्म होना चाहिए भाई, पूरी दुनिया को क्यों संकट में डालेंगे। लेकिन प्रमित जी वो सीधा कह रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि युद्ध विराम हो, ईरान की किसी से बातचीत ही नहीं हो रही है। क्या प्रमाण है? पाकिस्तान से, तुर्की से, इजिप्ट से कह रहे हैं बातचीत हो रही थी इनके जरिए। अब तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पीट हेगसेथ ने कहा था भाई हमला करने। मैडम अब युद्ध के समय हंसना नहीं चाहिए, मुस्कुराने चाहिए। पर आपके जो दूसरे पैनलिस्ट हैं हमारे साथी, वो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे ईरान युद्ध जीत चुका है और अमेरिका युद्ध हार चुका है और अमेरिका भीख मांग रहा है। इट इज टोटली टोटली रिडिकुलस। मैडम, ईरान का पूरा पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो चुका है, और अगर नंबर्स के आंकड़े से भी देखें तो 1500 से ज्यादा वहां के सैनिक मारे जा चुके हैं। और अमेरिका की तरफ ये युद्ध है, थोड़ा हमको भी नुकसान हुआ है, हमारे 13 जांबाज सैनिक मारे हुए हैं, एक भी नहीं मरना चाहिए लेकिन 13 सैनिक मारे गए हैं, तो 1:100 का रेशो है। उनके यहाँ पर 9000 स्ट्राइक्स हमने की है, सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की है, और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी, रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी से रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री आती है, जिसकी वजह से केवल वहां 1500 लोग मरे हैं। वी हैव मेड अ वेरी टारगेटेड स्ट्राइक इन ईरान की वहां की सामान्य जनता को आहत नहीं हो। उसके बावजूद कि इनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने स्कूल्स, मदरसा, हॉस्पिटल्स सबके तहखाने में अपने बेसमेंट में अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लगाए हुए हैं, उसके बावजूद हमारी रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री और रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की वजह से केवल 1500 लोग आहत हुए हैं। उनके 1400 से ज्यादा नेवल एस्टेब्लिशमेंट या नेवल वॉरशिप्स और नेवल वॉरेंट्स हमने खत्म किए हैं। इन सबके नंबर्स के क्लियर कट 1:100 का रेशो होने के बावजूद ये इस तरह से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अमेरिका भीख मांग रहा है, अमेरिका हार रहा है। तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि अमेरिका दुनिया की सबसे सर्वशक्तिमान मिलिट्री है। हमारा देश डेमोक्रेटिकली रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री से पूरे दुनिया को रूल करता है और हेल्प करता है। वी ब्रिंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ एंड नॉट थ्रू बेगिंग। ये इस जैसी जो भाषा यूज कर रहे हैं ये बड़ी हास्यास्पद है। और अभी सुधांशु जी ने भी कहा कि अमेरिका ने कोई एक स्टेटमेंट था जो अमेरिका को, मैं कहता हूं कि अमेरिका हैज हेल्प्ड द वर्ल्ड एवरी टाइम इन लास्ट 100 years, राइट फ्रॉम, अगर आप पहले भी आपके शो में कह चुका हूं कि अमेरिका ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी दी है, अमेरिका ने दुनिया को कमर्शियल फ्लाइट्स दिए हैं, अमेरिका ने दुनिया को हेल्थ केयर में कई सुविधाएं दी हैं, अमेरिका ने इंटरनेट डिजिटल रिवॉल्यूशन दुनिया को दिया पर है। प्रमित जी, इसका अर्थ ये नहीं है कि वही अमेरिका अब ऐसे जगहों पर हमले करेगा जिसकी वजह से दुनिया के सामने एक ऊर्जा संकट पैदा हो जाए। अमेरिका ने क्या दिया है, तो भारत ने भी विश्व को बहुत कुछ दिया है, हर देश ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। प्रमित जी, हर देश नहीं बोलिए, भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो मोदी साहब की और ट्रंप साहब की जो दोस्ती थी, उसको पूरी दुनिया को लिवरेज करना चाहिए। भारत और अमेरिका को साथ में आना चाहिए और इस्लामिक जिहादी फंडामेंटलिस्ट रजीम जैसे ईरान जैसे रजीम को खत्म करना चाहिए, जो अमेरिका ने किया। इंडिया केवल बात कर रही थी, नाटो केवल बात कर रहे थे, नाटो के देश, लेकिन अमेरिका ने करके दिखाया, सो दैट अगले 25 साल तक पूरी दुनिया
दुनिया सेफ रहेगी। आप सोचिए ना, आज ये केवल हरमुज में आपके टैंक नहीं जाने दे रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार है। अगर इन लोगों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते और वो मिसाइल्स के ऊपर वो न्यूक्लियर वॉरहेड लगते तो किस बेरहमी से पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करते। मुस्कुराने की वजह जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो मुस्कुराने की कोई वजह नहीं दिखाई दे रही है, ना ही विश्व के करोड़ों लोगों को दिखाई दे रही होगी। आप ही कह रहे हैं कि वॉर क्रिमिनल कहिए उन्हें। अरे भाई, जब वॉर चल रहा है, बच्चे और बड़े मर रहे हैं, इसमें मुस्कुराने की वजह तो नहीं होनी चाहिए अब्बास साहब। जी, मैं ये जो मक्कारी है, उस मक्कारी पे मुस्कुराहट है कि दुनिया में 4 करोड़ 40 लाख लोगों को जिन्होंने मार दिया, वो दुनिया को एथिक्स और मोरालिटी का लेसन देना चाहते हैं। दुनिया में तबाही, मैं जहां पर भी तबाही और जुल्म और बर्बरियत है, वहां पर आप रूट कॉज जाके देखेंगे तो आपको अमेरिका नजर आएगा। वो अमेरिका एथिक्स और मोरालिटी की बात करता है जो वेनेजुएला में जाके गुंडागर्दी करके उनके प्रेसिडेंट को उठा लेता है। वो अमेरिका जहां पर एप्स्टीन गैंग रूल करती है, 3 या 4 साल की बच्चियों का उनके प्रेसिडेंट रेप करते हैं। मैडम, ये पीडोफाइल फालतू, गवर्नमेंट मैडम है। ये बिल्कुल मैं सुनना नहीं चाहूंगा अंजना जी। आप ये बीच में किसी नहीं प्रकार की बोलिए, झूठ नहीं, बीच तो में आप नहीं झूठी बोलिए, बात है कि अमेरिका के आप बीच में प्रेसिडेंट नहीं रेप बोलिए। करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। ये यू हैव टू बी अशेम्ड ये कि आप एप्स्टीन नेशनल फाइल, टेलीविजन पे इस तरह से झूठी बातें कर रहे हैं और झूठी बात फैला रहे हैं ईरान की। आपको एप्स्टीन शर्म फाइल आनी की चाहिए। अमेरिका इज अ अगर रिस्पॉन्सिबल अगर डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसके ऊपर रेप और इस तरह की बात करते हुए अंजना आपकी जी क्या हो रहा है ये? ठीक है, You are सैयद allowing जमीर a person साहब, to say that. सैयद जमीर साहब देखिए, प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, आप अपना पॉइंट रखिए। ऐसा बोलना शुरू कीजिएगा तो मैं फिर अपना इधर से भी point- कई बातें आएंगी। देखिए, अगर आप नहीं, किसी देखिए, एक स्पेसिफिक हेड को आपके टारगेट करेंगे आपके चैनल तो उस पे पर मत नहीं, कीजिए। आप टॉपिक पे रहिए। आज सवाल है कि भाई बताइए, ठीक है, इजराइल और अमेरिका तो आपकी नजर में है ही विलेन, सऊदी अरब और यूएई क्या कर रहे हैं? लेबनान ऐसा क्यों कह रहा है? लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है। यह खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत के जरिए जाहिर तौर पर युद्ध को लेकर और जो मध्य पूर्व में हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको लेकर अभी तक बताया जा रहा है ये बातचीत हुई है। ये खबर बड़ी है, लेकिन इसी के साथ आगे क्या रास्ता निकलता है, क्या इससे निकला है मध्य पूर्व पर चर्चा के दौरान, क्योंकि देखिए ऊर्जा का संकट पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। ये किसी की नाक की लड़ाई बन जाए जिसको जहां पर लड़ना है, लेकिन भाई लोगों के घरों तक ये लड़ाई पहुंच रही है, उसका असर पहुंच रहा है। पश्चिम एशिया के हालात पर यह चर्चा हुई है और इसीलिए जमीर अब्बास साहब, देखिए भारत भी तमाम एहतियाती कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकें कर रहे हैं, इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठकें की है। हर तरह के जो हालात हैं उस पर चर्चा की जा रही है, तैयारी की जा रही है। लेकिन क्यों झोंकेंगे भाई आप लोग पूरे विश्व को एक ऊर्जा संकट में? क्यों झोंकेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों आप युद्ध का हथियार बनाएंगे? ये तो इंसानियत के खिलाफ है ना। वहां से अगर अमेरिका के जहाज आप रोके तो समझ में आता है। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। आप अमेरिका के जहाज रोके, समझ में आता है। आप अमेरिका के जहाजों को मारे, समझ में आता है। आप थाईलैंड के जहाज को क्यों भाई, क्यों ये क्यों कर रहे हैं? ये वॉर क्राइम नहीं है। ये इसका मुझे सोर्स बताइए कि थाईलैंड को ईरान ने मारा है। थाईलैंड को नहीं मारा है, थाईलैंड के जहाज को मारा है और उसके विजुअल्स भी बाकायदा चले हैं। मैं आपको कुछ देर में सोर्स बता दूंगी और आपसे सोर्स पूछूंगी ना तो आपको अपनी हर लाइन का सोर्स बताना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जो कह रहे हैं ना, हाँ, तो मैं भी सोर्स के साथ ही बता रही हूँ। आप देखिए जमीर साहब, आई एम रिक्वेस्टिंग यू थोड़ी भाषा की, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप भाषा की मर्यादा रखते हैं, इसीलिए मैं आपको बुलाती हूँ और इसकी वजह से अब आपको तमाम लोग बुला रहे हैं इंडिया में। लेकिन आप ध्यान रखें, जब भी आप किसी लीडर के बारे में बोले थोड़ा सा संयम बरत के बोले, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। टॉपिक पे रहिए। मैं आपको जो एप्स्टीन फाइल के अंदर डॉक्यूमेंटेड फैक्ट हैं वो मैं बता रहा था। इसमें इनको इतना बुरा लगने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, हाँ, जहां पर इनके डिसीजन नहीं आया है। अगर केस चल रहे हैं ना, जो केस चल रहे हैं उनकी चर्चा मत करें आप ईरान पर बोले, कब जाके ये युद्ध रुकेगा? क्योंकि नहीं, युद्ध में तो आपने झोंक दिया है भाई। यहां पर किसी छोटे से एक सेकंड सुनिए ना, आप तो इंडियन है ना, इंडिया का झंडा आपने पीछे लगाया, बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ ईरान का भी लगाया, एक तरफ फिलिस्तीन का भी लगाया है। लेकिन ये बताइए ना, किसी छोटे से दुकान वाले जिससे उसका काम चलता था, जो कहीं पर एक छोटा सा दुकान चाय सब्जी बेचता था, उसको सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, क्यों होगी भाई और कब तक होगी?